गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल को देख रहे थे और देखने के क्रम में आधुनिक काल की जो पहली विभाजन है भारतेंदु युग, इससे संबंधित थ्योरी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखा था। आज हम दूसरी विभाजन द्विवेदी युग से संबंधित चीज़ों को 5 से 7 मिनट तक थ्योरी के रूप में देखेंगे और उसके बाद सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ अब तक टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए प्रश्नों को भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं द्विवेदी युग से संबंधित चीज़ों को। आधुनिक हिंदी साहित्य के दूसरे चरण सन 1903 से 1916 ईस्वी को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यानी आधुनिक हिंदी साहित्य का जो दूसरा चरण है 1903 से लेकर 1916 ईस्वी, इसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं आपको 1900 से डायरेक्ट 1920 भी लिखा मिल सकता है दोस्त, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऑप्शन में 1903 से 1916 है तो आप इसे ही टिक लगाना, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इससे जो ज़्यादा नज़दीक है उसे आप टिक लगाना। यह आधुनिक हिंदी साहित्य के उत्थान व विकास का काल था। इस काल के साहित्यकार उनके व्यक्तित्व से, उनके कहने का मतलब है दोस्त, द्विवेदी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके बताए मार्ग पे चला और यही कारण है कि इस युग को द्विवेदी युग का नाम दिया गया। यानी यह युग जो है वो द्विवेदी युग जो नाम पड़ा इसी के कारण पड़ा क्योंकि इस समय के साहित्यकार द्विवेदी युग के बताए हुए मार्ग पे चले थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली जिला के दौलतपुर गांव में 1864 में हुआ था। रायबरेली जिले के अंतर्गत एक दौलतपुर गांव है जहां पे 1864 में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म होता है और निधन 1938 ईस्वी को। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और 17 साल तक इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सेवा को देखते हुए सन 1931 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने उन्हें आचार्य की उपाधि प्रदान की थी। आचार्य की उपाधि काशी नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा प्रदान की गई है महावीर प्रसाद द्विवेदी को सन 1931 ईस्वी को। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्त। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त जो है वही द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। द्विवेदी युग का एक अन्य नाम भी है और उस नाम को कहते हैं जागरण सुधार काल। यानी द्विवेदी युग का एक अन्य नाम जागरण सुधार काल है। अब देखते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन हैं जो द्विवेदी युग से संबंधित थे। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध, श्रीधर पाठक, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसे जरूर ध्यान में रखना। इसके बाद गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, नाथुराम शर्मा शंकर, सत्यनारायण कविरत्न, गोपाल शरण सिंह, मुकुटधर पांडे, सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, जगन्नाथ दास, रत्नाकर, लोचन प्रसाद पांडे, रूप नारायण पांडे। अगर वीडियो आपको सुनने में स्लो लग रही है दोस्त तो आप अपने YouTube से स्पीड को 1.5 करके देख सकते हैं, 2 भी करके देख सकते हैं, इससे आपका समय भी बचेगा। अब जो कुछ प्रमुख कवि हैं दोस्त उनसे संबंधित रचनाओं को भी देख लेते हैं, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है। मैथिली शरण गुप्त जो प्रतिनिधि कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, इनकी जो रचना है रंग में भंग, अशोधरा, साकेत, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ वध, जय भारत, गुरुकुल, शकुंतला, चंद्रहास, भारत भारती। यहाँ पे दोस्त ये भारत भारती इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, शकुंतला इम्पोर्टेंट्स है, साकेत इम्पोर्टेंट्स है, अशोधरा और रंग में भंग, ये 5 जो है दोस्त ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आप अन्य को भी याद रखने की कोशिश करना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की अगर हम देखें तो प्रिय प्रवास, वदेही वनवास, ये दोस्त ये एक ही है, वदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे,
परिजात, कव्योपवन, प्रेम प्रचंड, प्रेम प्रपंच, प्रध प्रसून, ये सारे आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के हैं, जिसमें वदेही, वनवास, चोखे, चौपदे, चुपते, चौबते, ये आप जरूर ध्यान में रखना दोस्त, ये 3 कम से कम ध्यान में रखना। श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक की जो रचना है एकांतवासी योगी, उजड़ा ग्राम, श्रांत पथिक। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का अगर हम देखें तो इनकी जो रचनाएं हो जाएंगी उसमें काव्य मंजूषा, कविता कलम, सुमन, संपत्ति शास्त्र, यहाँ पे चारों इनके इम्पोर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट संपत्ति शास्त्र और काव्य मंजूषा है दोस्त। रामचरित उपाध्याय, रामचरित उपाध्याय की राष्ट्र भारती, देवदूत, भारत भक्ति, मेघदूत, सत्य हरिश्चंद्र, रामचरित्र, चिंतामणि, और ये चिंतामणि जो है दोस्त वो प्रबंध काव्य है, चिंतामणि प्रबंध काव्य है। राम नरेश त्रिपाठी को अगर हम देखें तो पथिक, स्वप्न, मिलन, मानसी, ये सारा का सारा आपका राम नरेश त्रिपाठी का हो जाएगा। सियाराम शरण गुप्त का देखें तो मौर्य विजय, नकुल, अनाथ, आत्मोत्सर्ग, बापू, मौर्य विजय, नकुल, अनाथ, आत्मोत्सर्ग, बापू, ये सियाराम शरण के हो जाएंगे। और एक अन्य जो है लोचन प्रसाद पांडे, इनका जो है मेवाड़ प्रेम एक रचना है, लोचन प्रसाद पांडे का मेवाड़ प्रेम। तो इस तरह से थ्योरी से संबंधित कुछ चीज़ों को हम लोगों ने देखा दोस्त। अब हम द्विवेदी युग से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। इसके माध्यम से जो भी प्रश्न बनते हैं उन्हें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे, और अब तक जो टीजीटी पीजीटी में पूछी गई है उन प्रश्नों को बारीकी से देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे हुआ? ऊपर ही देखा थ्योरी में दोस्त, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे ही इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा, क्योंकि इस समय के लेखकों ने, कवियों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का अनुसरण किया था और उनके बताए हुए मार्ग पे चले थे। ये थ्योरी चीज़ है दोस्त, इसको हम लोग आगे देख चुके थे। अब है दूसरी क्वेश्चन, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पे किया गया? सिंपल सी क्वेश्चन है दोस्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ टिक नहीं लगाइएगा दोस्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ध्यान रखिएगा। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं, तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है, अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। तो संपत्ति शास्त्र जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है उसमें अर्थशास्त्र से संबंधित चीज़ों को बताई गई है, दिखाई गई है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। यह पुस्तक 1908 में प्रकाशित हुआ। संपत्ति शास्त्र पुस्तक का प्रकाशन 1908 को होता है दोस्त, यह भी ध्यान रखिएगा। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं संपत्ति शास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। 1908 को इसका प्रकाशन होता है। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, राम नरेश त्रिपाठी भी है, मैथिली शरण गुप्त भी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सोहन लाल द्विवेदी जो हैं, नाम में द्विवेदी है बट यह द्विवेदी युग का कवि नहीं है, ध्यान रखिएगा दोस्त। सोहन लाल द्विवेदी युग के कवि नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत एवं प्रमुख गांधीवादी कवि हैं। अब द्विवेदी युग के कुछ प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त है दोस्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, श्रीधर पाठक है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है, राम नरेश त्रिपाठी, नथुराम शर्मा शंकर, गोपाल शरण सिंह, जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि जो हैं वो सारे द्विवेदी युग के कवि हैं दोस्त। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? तो यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे किया गया।
यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बार पूछी गई दोस्त, तो ध्यान रखिएगा। और मुझे लगता है जितनी बार ये प्रश्न रिपीट हो चुकी है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। द्विवेदी युग का एक और नाम है, थ्योरी में देखा हम लोगों ने दोस्त, जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्होंने कविता कामिनी कांत, भरतेंदु प्रेगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है। कविता कामिनी कांत भी कहा गया है, भरतेंदु प्रेगेंद्र भी कहा गया है, साहित्य सुधाकर भी कहा गया है। किनको कहा गया है? तो नाथूराम शर्मा शंकर को। नाथूराम शर्मा शंकर जो हैं उनके ये 3 उपनाम हैं, साहित्य सुधाकर, भरतेंदु प्रेगेंद्र, कविता कामिनी कांत। ध्यान रखिएगा दोस्त, नाथूराम शर्मा शंकर। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह उक्ति किस साहित्यकार की है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। और अंतःवृत्त श्रुतियों की भी बात की जाएगी तब भी महावीर प्रसाद द्विवेदी ही हो जाएगी। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो जूही की कली जो कविता थी उसको संपादित ना करते हुए वापस कर दिया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक नेतृत्व के उत्कर्ष काल में निराला का साहित्यिक जीवन शुरू होता है। निराला जी जो हैं, जूही का जो कली है ना, वो निराला की ही साहित्य है, कविता है। तो इसी वही जो निराला जी हैं उनका काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जी समय में ही था और उसी समय निराला का उत्थान हो रहा था। निराला की जूही की कली 1916 मुक्त छंद की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए लौटा दी थी। निराला जी की कविता जो है जूही की कली, इसी को लौटाया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बिना प्रकाशित किए। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। प्रगीतकार यानी प्रगतिकार होगा दोस्त, प्रगतिकार माने जाते हैं। टाइपिंग मिस्टेक है तो हो जाएगा मुकुटधर पांडेय। मुकुटधर पांडेय द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगतिकार माने जाते हैं। पूजा फूल तथा कानन कुसुम इनके प्रकाशित काव्य संकलन है। यानी मुकुटधर पांडेय की पुस्तक में अगर आप कहें काव्य संकलन की बात करें तो उसमें पूजा फूल और कानन कुसुम आ जाएगा। पूजा फूल और कानन कुसुम। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट होता है, यानी प्रकट हुआ है? तो मुकुटधर पांडेय जो हैं इन्हीं की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास प्रकट हुआ है। मुकुटधर पांडेय की कविताओं में, इनकी रचनाओं में। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ? तो मुकुटधर पांडेय। 2 बार प्रश्न पूछी गई है दोस्त, इंपॉर्टेंस हो जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध कृत प्रिय प्रवास संस्कृत की समस्त तथा कोमल कांत पदावली से अलंकृत एवं संस्कृत वर्णवृत्तों में लिखित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। केवल याद रखना है दोस्त, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है और इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। लेखक है अयोध्या सिंह हरिओध उपाध्याय। हरिओध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, सर्गों की संख्या है तो 17 हो जाएगा दोस्त। और आप सब ये बताएंगे कमेंट में कि रामचरितमानस जो रचना है उसमें टोटल कितने सर्ग हैं दोस्त, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है तो चोखे चौपदे हम लोगों ने थ्योरी के क्रम में देखा था। चोखे चौपदे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की रचना है। वदेही वनवास नामक काव्य लिखा है, यह भी अयोध्या सिंह हरिओध उपाध्याय यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की ही रचना है।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है? तो वदेही वनवास है, चोखे चौपदी भी है, चुभते चौबते ये भी है। तो तीनों के तीनों हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विचित्र विवाह जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुतलोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध है तो प्रिय प्रवास से है, यानी प्रिय प्रवास से यह पंक्ति ली गई है। और प्रिय प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय की कृति है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी प्रिय प्रवास को ही बताया गया है। और यह जो पंक्ति है वो प्रथम सर्ग में ही बताया गया है, प्रथम सर्ग में ही बताया गया है। द्विवेदी युग की कविता है, द्विवेदी युग की कविता है तो उपदेशात्मक एवं उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक द्विवेदी युग की कविता की आप समझिए तो एक विशेषता है। यानी इतिवृत्तात्मक कहने का मतलब है कि चीज़ों को, वस्तुओं को काफ़ी ज़्यादा वर्णित करके दिखाया गया था। डॉक्टर नागेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि सामान्यतः द्विवेदी युगीन काव्य को नीरस, इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक कहा जाता है। अतः विकल्प ये सही होगा। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो यह आप जान रहे हैं द्विवेदी युग की हो जाएगी दोस्त, द्विवेदी युग की। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? किस प्रवृत्ति की प्रमुखता द्विवेदी युग में नहीं है? तो काव्यात्मकता जो है इसकी प्रवृत्ति द्विवेदी युग में नहीं है, गद्यात्मकता की है, वैचारिकता की है, इतिवृत्तात्मकता की भी है। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1912 ईस्वी को भारत भारती का प्रकाशन होता है। भारत भारती में किस भावना को रूपरेखा प्रस्तुत है, यानी किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। राजपूती यान की कथा है, राजपूती यान की कथा किस पुस्तक में है? या आपका किस पुस्तक में है? तो ये हो जाएगा रंग में भंग, रंग में भंग। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव जो है किस कवि का जन्म स्थान है? तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है चिरगांव। 3 अगस्त 1886 को चिरगांव में मैथिली शरण गुप्त का जन्म होता है। चिरगांव झांसी में पड़ता है दोस्त। किसान के रचनाकार हैं तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं किसान के रचनाकार हैं। यह भी इम्पोर्टेंट कृति है दोस्त, याद रखिएगा। किसान मैथिली शरण गुप्त की रचना है, काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट्स भी है दोस्त। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं तो मैथिली शरण गुप्त जो है रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है तो सिद्धराज है, जय भारत भी है, हिडिंबा भी है। तो कृषक कंदन जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? तो एक खंड काव्य है दोस्त, खंड काव्य है जयद्रथ वध, जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है तो 9वां जो सर्ग है वो सबसे मार्मिक सर्ग है साकेत महाकाव्य का। और टोटल इसमें 12 सर्ग है दोस्त, टोटल इसमें 12 सर्ग है। और इसका जो रचना काल अगर है, साकेत का रचना काल की बात करें तो 1916 से 1932 ईस्वी तक बताया गया है, 1916 से 1932 ईस्वी तक। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है साकेत की कथा का मुख्य संबंध। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया तो साकेत पुस्तक में नारी से संबंधित चीज़ों को दिखाया गया, ये ध्यान रखिएगा दोस्त। इस तरह से दोस्त हम लोगों ने द्वितीय विभाजन द्विवेदी युग को देखा। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है दोस्त
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।